चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्यूलिटी का ही नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले की वीडियो में हम ड्यूलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। आज के लेक्चर में हम प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व कैसे किया जाता है ये करेंगे। सिंपल सा मेथड है जो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम हम कर चुके हैं, उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज ड्यूल प्रॉब्लम टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। हमें प्राइम प्रॉब्लम गिवन है, ड्यूल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब ड्यूल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज ड्यूल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्राइम प्रॉब्लम को सबसे पहले ड्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे पहले हम प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। मैं आपको हर एक स्टेप लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ कि प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल में किस तरह से कन्वर्ट करना है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप लास्ट वीडियो में जाकर प्राइम प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना समझ सकते हो। यहाँ पर आज के लेक्चर में हम प्राइम को ड्यूल में डायरेक्ट ही कन्वर्ट करेंगे, यानी सीधा हम इक्वेशन लिखेंगे कि उसकी ड्यूल में इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, उसके बाद उसे सॉल्व कैसे करना है वो कंप्लीट स्टेप करेंगे। देखो प्राइम प्रॉब्लम मिनिमम ऑफ जेड, इसके लिए हमने स्टार्ट किया था कि ये प्राइम प्रॉब्लम है, इसे हम जेड पी लिख सकते हैं। किसी भी प्राइम प्रॉब्लम की जो स्टार्टिंग होगी या तो मिनिमम से होगी या मैक्सिमम से होगी। अगर मिनिमम है तो सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन ग्रेटर देन में होनी चाहिए, सारी की सारी कंस्ट्रेंट ग्रेटर में होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर में है तो सीधा हम इसकी ड्यूल स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गिवन द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ द गिवन एलपीपी इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज। अब मिनिमम है तो इसकी ड्यूल क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मैं डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में। जेड डी यहाँ पर 1 और 2 है तो हम लिखेंगे W1 प्लस 2W2 सच दैट यहाँ पर लिखा है x1 के साथ 1 2 1 2, तो हमारे पास क्या देगा W1 प्लस 2W2। सेकेंड कॉलम है यहाँ पर 1 और 3, तो हम लिखेंगे W1 प्लस 3W2। मैक्सिमम है तो इक्वेशन किस में होनी चाहिए, लेस देन इक्वल में। अब लेस देन इक्वल में क्या आएगा, मिनिमम ऑफ जेड पी में क्या है 3 और 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 and 1। और एंड में जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे वेरिएबल पॉजिटिव होंगे। ओके, मैंने डायरेक्ट लिखा है। किस तरह से लिखा ये मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। आप वहाँ पे लास्ट वीडियो में जाके इसको चेक कर सकते हो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से प्राइम प्रॉब्लम से हमने ड्यूल किस तरह से लिखा। हर एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। अब ड्यूल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स एल्गोरिथम यूज करेंगे। अब सिंप्लेक्स एल्गोरिथम क्या होता है, नाउ सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में सॉल्व करने के लिए ये हमेशा मैक्सिमम में ही होना चाहिए। ड्यूल में मिनिमम को मैक्सिमम को मिनिमम में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमेशा, अगर हमें इसे सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व करना है तो ये हमेशा मैक्सिमम में होना चाहिए। यहाँ मैक्सिमम में है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जेड डी इज इक्वल टू W1 प्लस 2W2। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगी, एक तो सिंपल वे से और दूसरा बिग या मेथड का। सच दैट जो बाउंड्री कंडीशन है वो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, W1 प्लस 2W2, इन दोनों का एडिशन 3 से कम है। हमें अगर सिंप्लेक्स एल्गोरिथम यूज करना है तो इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। W1 प्लस 2W2 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का एडिशन 3 से स्मॉल आ रहा है। 3 के इक्वल आने के लिए हमें थर्ड वेरिएबल यानी W3 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने W3 को ऐड किया तो ये क्या हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, यानी सेकंड बाउंड्री कंडीशन W1 प्लस 3W2, इन दोनों का एडिशन 1 से कम है। तो 1 के इक्वल आने के लिए फिर से कोई वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। W3 हम ऐड कर चुके हैं तो नेक्स्ट वेरिएबल हम क्या ऐड करेंगे, W4। एंड जितने भी वेरिएबल है वो सारे के सारे 0 होने चाहिए, तो ये W4, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब टोटल वेरिएबल 4 तक है तो यहाँ पर 0W3 0W4 हमने सिंप्लेक्स एल्गोरिथम किया था ना, सेम उसी मेथड से ही करेंगे। 0W4 0W3, यानी जहाँ पर जो वेरिएबल नहीं है उसे हमने 0 से ऐड कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं।
अगर हम यूनिट मैट्रिक्स बनाए तो टोटल वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, W1, W2, W3 एंड W4। यूनिट यहाँ से मैट्रिक्स बनाए तो फर्स्ट कॉलम में 1 1, सेकेंड कॉलम में 2 3, थर्ड में 1 0, नेक्स्ट में 0 1। यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। W3 और W4 से यूनिट मैट्रिक्स आ रही है 2 by 2 की यूनिट मैट्रिक्स। इट मीन्स यहाँ से हम टेबल स्टार्ट करेंगे, सिंप्लेक्स टेबल स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते थे याद है? सबसे पहले V B C B, यहाँ पर X B वेरिएबल X नहीं W है, तो हम क्या लिखेंगे WB, W1, W2, W3 एंड W4। यहाँ पर क्या देगा CJ। बेसिक वेरिएबल में जिनसे मिलकर यूनिट मैट्रिक्स बनी है वो वेरिएबल आएंगे। यहाँ पर क्या होता है CJ में कौन सी वैल्यू होती है, मैक्सिमम ऑफ जेड की। मैक्सिमम ऑफ जेड में क्या है 1 2 0 0, तो CJ में हम क्या लिखेंगे 1 2 0 0। VB बेसिक वेरिएबल, अब बेसिक वेरिएबल में क्या क्या आएंगे जिनसे मिलकर यूनिट मैट्रिक्स बनती है। यूनिट मैट्रिक्स किससे मिलकर बनी है, देखो 1 0 W3 से और 0 1 W4 से। CB में क्या आएगी, बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट, W3 और W4 की कॉस्ट क्या है यहाँ पर 0 0। WB में इक्वल की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 एंड 1, तो WB में हमारे पास क्या आएगा 3 एंड 1। और यहाँ पर क्या आएगा, जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर बनाई है वो मैट्रिक्स एज इट इज। तो फर्स्ट कॉलम 1 1, सेकेंड कॉलम 2 3, थर्ड कॉलम 1 0, नेक्स्ट 0 1। यहाँ पर क्या लिखना है ZJ माइनस CJ। इसके लिए देखो जहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बन रही है वहाँ तो 0 आएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कैसे करते थे मैं रिपीट करवा देती हूँ। 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई, ये 0 कौन सा लिया हमने CB का, 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई। जब हम ZJ माइनस CJ में फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट क्या है 1 और 1, तो 1 और 1। सब्ट्रैक्शन में इसी कॉलम में CJ की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1, तो 0 0 माइनस 1। इसी तरह से नेक्स्ट क्या देगा, CB तो 0 0, सेकेंड कॉलम है तो यहाँ पर 2 3, सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड कॉलम में CJ की वैल्यू 2, तो यहाँ क्या देगा -2। अगर ZJ माइनस CJ सारे के सारे पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव नहीं है ना, तो हम ZJ माइनस CJ में मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे। माइनस में मिनिमम एलिमेंट हमारे पास क्या है 2 -2। किस कॉलम में आ रहा है, W2 के कॉलम में, तो W2 हमारे पास क्या हो जाएगा एंटरिंग वेक्टर, तो एंटरिंग वेक्टर इज इक्वल टू W2। हमें फाइंड क्या करना है, आउटगोइंग वेक्टर, यानी W2 तो एंटर करेगा तो उसकी जगह बाहर कौन सा निकलेगा, उसके लिए हमें की एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा। और की एलिमेंट के लिए हम टेबल के यहाँ पर आएंगे, XB यानी WB की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 और 1। डिवाइड किससे करेंगे, जिस कॉलम को एंटर किया उस कॉलम के एलिमेंट 2 और 3। तो सॉल्यूशन क्या रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग, ये 0.3 समथिंग। मिनिमम सॉल्यूशन 0.3 समथिंग है। किस रो में आ रहा है, W4 की रो में, तो W4 यहाँ पर क्या हो जाएगा आउटगोइंग वेक्टर। और की एलिमेंट क्या हो जाएगा, W2 एंटर किया, W4 बाहर निकल रहा है, तो की एलिमेंट क्या हुआ हमारे पास 3, की एलिमेंट इज इक्वल टू 3। नाउ सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। अभी आपको पता चला ना एंट्रिंग वेक्टर क्या है, आउटगोइंग वेक्टर क्या है। मैं सेकंड सिंप्लेक्स टेबल यहीं बना रही हूँ। तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पर सेम VB CB XB की जगह WB CJ W1 W2 W3 एंड W4। CJ में वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 0। अब नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में क्या चेंज होगा, यहाँ देखो W3 W4 बेसिक वेरिएबल थे, W4 बाहर निकल गया, यहाँ पर W4 बाहर निकल गया और W2 एंटर कर गया, तो W3 W4 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर W2। W3 की कॉस्ट क्या है, यहाँ से देखो W3 की कॉस्ट 0, W2 की कॉस्ट क्या है हमारे पास 2।
W3 W2 बेसिक वेरिएबल है, तो W3 पहले W3 लिखा हुआ है तो 1 0, फिर W2 लिखा है 0 1, और ZJ माइनस CJ में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी, ZJ माइनस CJ। नेक्स्ट स्टेप क्या था, की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड करना है। की एलिमेंट की रो यानी इस सेकेंड रो को हम की एलिमेंट 3 से डिवाइड करते जाएंगे, जो सॉल्यूशन आएगा उसे हम सेकेंड टेबल में रखेंगे। तो 1 को 3 से डिवाइड किया 1/3, 1 को 3 से डिवाइड किया 1/3, 3 को 3 से डिवाइड किया, 0 को 3 से किया, 1 को 3 से डिवाइड किया। अब ये की एलिमेंट की रो थी। इसके अलावा अगर हमें दूसरी रो को सोल्व करना है तो किस तरह से सोल्व करते हैं, ये भी मैं आपको एक स्टेप बता रही हूँ। जिस एलिमेंट को सोल्व करना है यानी हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ था क्या 3 था, तो 3 की जगह हमें क्या लिखना है, तो 3 माइनस और डिवाइड में की एलिमेंट। ये 3 लिया और ये की एलिमेंट लिया, ये 2 एलिमेंट दिए, तो इन दोनों के ऑपोजिट एलिमेंट कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास, 2 और 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2, 3 3 9, 9 माइनस 2 7, तो यहाँ पर क्या देगा हमारे पास 7/3। जैसे नेक्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं 1 माइनस 2/3 यानी 3 माइनस 2 1/3। नेक्स्ट ये सॉल्व हो चुका है, ये सॉल्व हो चुका है, तो 0 माइनस 2/3, तो यहाँ पर क्या देगा -2/3। ओके, नेक्स्ट ZJ माइनस CJ, इसमें भी देखो हम ये 0 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 0 प्लस 2/3 माइनस 1, तो क्या आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1/3। ये दोनों सॉल्व है, 0 2/3। ओके, ZJ माइनस CJ अभी भी पॉजिटिव नहीं है सारे के सारे, तो फिर से हम की एलिमेंट, एंटरिंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर निकालेंगे। ZJ माइनस CJ में नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, -1/3। इट मीन्स ये कौन से कॉलम में है, W1 के कॉलम में, तो W1 क्या करेगा, एंटर करेगा। अब W1 एंटर कर रहा है तो बाहर कौन सा निकलेगा, उसके लिए की एलिमेंट फाइंड करेंगे। की एलिमेंट के लिए WB की वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 7/3 और 1/3। इसे डिवाइड करना है किससे, जो कॉलम एंटर किया उस कॉलम के एलिमेंट, 1/3 1/3 1/3 1/3। तो देखो 7/3 को 1/3 से डिवाइड किया तो 7, 1/3 को 1/3 से डिवाइड किया तो 1। मिनिमम एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, W2 से, तो W2 यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। W2 क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। W2 बाहर निकल रहा है, उसकी जगह एंटर कौन सा हो रहा है, W1, तो की एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3। ये एंटर हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, तो की एलिमेंट क्या होगा 1/3। ओके, अब की एलिमेंट फाइंड हो गया। नेक्स्ट थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। नाउ थर्ड सिंप्लेक्स टेबल आ रहा ना सर में, मैंने यहाँ पर एंटरिंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता चला ना। नेक्स्ट क्या देखिए हमारे पास V B C B W B W1 W2 W3 एंड W4 CJ, यहाँ पर 1 2 0 0। नेक्स्ट थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में देखो W3 और W2 बाहर निकल गया, एंटर किया W1, तो यहाँ पर W3 और W2 की जगह W1। W3 की कॉस्ट हमारे पास क्या है 0, W1 की कॉस्ट क्या है हमारे पास 1। क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो बेसिक वेरिएबल क्या है W3 और W1, W3 यानी 1 0, W1 0 1। नेक्स्ट हमें क्या करना है, की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड करना है। तो की एलिमेंट की रो कौन सी है, यहाँ पर सेकेंड वाली, तो सेकेंड रो को अगर हम की एलिमेंट यानी 1/3 से डिवाइड करें, तो देखो 1/3 को 1/3 से डिवाइड किया, ये सॉल्व हो गया। 1 को 1/3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 3, ये सॉल्व हो गया। 1/3 को 1/3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1। नेक्स्ट इसके अलावा जो भी एलिमेंट बच गए उसे सॉल्व करना है, तो देखो 7/3 को सॉल्व करें, तो 7/3 हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस में की एलिमेंट को डिवाइड में लिखना है, तो की एलिमेंट क्या था हमारे पास 1/3, तो यहाँ पर क्या देगा 1/3। मल्टीपल में क्या देगा 1/3 1/3, तो यहाँ पर 1/3 1/3, ये कैंसिल हो गया, तो 7/3 में से 1/3 कट किया तो 6/3, जिसे हम 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व लिख चुके हैं हम डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो इस 0 की जगह क्या आएगा, तो 0 माइनस इन दोनों का डिवाइड, तो इन दोनों का क्योंकि ये 1 है ना, तो इन दोनों का डिवाइड 1, तो 0 माइनस 1, ये एलिमेंट लिख चुके हैं। नेक्स्ट -2/3 को सोल्व करना है, तो -2/3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड,
तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस में रह जाएगी। -2/3 -3/3 -2/3 -1/3 -2/3 -1/3 यानी -3/3 मीन्स -1। अगेन ZJ माइनस CJ फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ZJ माइनस CJ की बाकी वैल्यू देखो, यहाँ 0 है तो 0 + 3 - 2, नेक्स्ट 0 + 1 0। अगर सारे के सारे ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट है, अब क्वेश्चन कंप्लीट है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हम XB में देखते थे ना, यहाँ पर WB है, तो W1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। टोटल वेरिएबल गिवन थे क्या थे? W1 और W2, 3 और 4 स्लैक वेरिएबल हमने ऐड किए थे, तो W1 की वैल्यू 1। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल में W2 नहीं आ रहा, तो W2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। W3 और W4 यहाँ पर क्या थे? स्लैक वेरिएबल थे, हमने W3 को भी ऐड किया था, W4 को भी। अब यहाँ लिख सकते हो वेयर W3 एंड W4 आर स्लैक वेरिएबल, यानी इन इक्वेशन को इक्वेशन बनाने के लिए हमने ऐड किया था W3 और W4 को। तो W3 और W1 और W2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और 0। अब क्वेश्चन क्या था? ये W1 और W2 की वैल्यू को अगर हम मैक्सिमम ऑफ Z में पुट करें तो मैक्सिमम ऑफ Z ड्यूअल प्रॉब्लम में D इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम ऑफ Z होता है, यानी किसके इक्वल है? W1 + 2W2। W1 की वैल्यू 1 है, W2 की वैल्यू 0 है, तो मैक्सिमम ऑफ Z D क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 के इक्वल। लेकिन अगर हमें ड्यूअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, हमें LPP का सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी हमें अगर फाइंड करना हो मिनिमम ऑफ ZP, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? मिनिमम ऑफ ZP था किसके इक्वल? क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? मिनिमम ऑफ ZP 3x1 + 3x2, 3x1 + x2। तो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए हमें x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट पड़ेगी, x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब x1 और x2 की वैल्यू, क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल क्या थे? W की फॉर्म में W1 और W2। इसके बाद के वेरिएबल हमने अपनी तरफ से ऐड किए थे इन इक्वेशन को इक्वेशन बनाने के लिए। तो इनका जो ZJ माइनस CJ में सॉल्यूशन आएगा, हमारे पास गिवन वेरिएबल यहाँ तक थे, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा x का, यानी ये x1 की वैल्यू होगी, ये x2 की वैल्यू होगी। ओके, आई रिपीट, अगर हमें W की टेबल में यानी ड्यूअल टेबल में से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास W की फॉर्म में गिवन वेरिएबल कितने थे? 2 तक थे। बाकी वेरिएबल स्लैक, आर्टिफिशियल जो भी वेरिएबल होंगे 2 तक हमें गिवन थे। तो 2 तक के आगे के जो वेरिएबल होंगे वहां से हमारी x की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ से? ZJ माइनस CJ से। तो ZJ माइनस CJ में ये जो वैल्यू है ये x1 की होगी, ये x2 की होगी। इसी तरह से अगर आगे भी हमारे पास कॉलम है तो वो वैल्यू x3 की हो जाएगी। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0, और x2 की वैल्यू क्या है? 1। ये वैल्यू अगर हम मिनिमम ऑफ ZP में फाइंड करें तो x1 की जगह 0, x2 की जगह 1। इट मीन्स प्राइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी 1 आ रहा है। और ऐसा हमेशा ही ट्रू होगा कि आप प्राइम प्रॉब्लम को सॉल्व करो या उसे ड्यूअल में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, सॉल्यूशन हमेशा सेम आएगा। अगर ड्यूअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1 है तो प्राइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी 1 ही होगा। ओके, आगे समझ में हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें बिग एम मेथड का यूज होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यूज ड्यूअलिटी टू सॉल्व द फॉलोइंग LPP। ड्यूअलिटी का यूज करना है, यानी हमें LPP गिवन है उसे ड्यूअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। ओके, अब प्राइम प्रॉब्लम हमें गिवन है, ड्यूअल में कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले मिनिमम में क्वेश्चन है सारी वैल्यू ग्रेटर में होनी चाहिए। ऐसा है तो हम डायरेक्ट ही इसका ड्यूअल बनाएंगे। द ड्यूअल ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, अब ड्यूअल क्या होगा? मिनिमम है तो मैक्सिमम ऑफ ZD इज इक्वल टू इक्वेशन जो बाउंड्री कंडीशन उसमें 3 और 2 है, तो 3W1 + 2W2। आई होप अब आप डायरेक्ट आप भी कर सकते हो, सच दैट
हमारे पास सच दैट में इक्वेशन आएगी, फर्स्ट कॉलम 2 और 1 क्या है, तो 2w1 प्लस w2। सेकेंड कॉलम -1 है तो -w1 माइनस w2। थर्ड कॉलम -1 और +1 है तो -w1 और प्लस w2। मैक्सिमम है तो लेस देन में होगी, लेस देन में वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखो मिनिमम जेड में x1 के साथ 2 यानी फर्स्ट 2 फिर -3, लेकिन एक और वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 0x3, तो यहाँ पर क्या देगा 0। एंड में w1 w2 दो ही वेरिएबल है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। सच दैट में क्या देगा हमारे पास, ये लेस देन में है तो हम क्या लिखेंगे 2w1 प्लस w2 इज लेस देन है, हमें इक्वल टू चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कोई एक वेरिएबल ऐड कर देंगे। ओके, सेकेंड इक्वेशन देखो यहाँ पर -w1 माइनस w2 इज लेस देन -3। ये जब हम इसे इक्वल में करेंगे तो यहाँ पर इक्वल में -3 आएगा। इक्वल की वैल्यू किस में लिखी जाती है, XB में। XB में जो भी सॉल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि XB की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो XB में जो भी वैल्यू आती है वो इक्वल में पॉजिटिव होनी चाहिए। और ये वैल्यू आती कहाँ से, इक्वल वाली वैल्यू से। जब इक्वल वाली वैल्यू अगर हम XB में लिखेंगे तो सॉल्यूशन हमारे पास नेगेटिव पॉसिबल है ना। तो सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन पहले किसी भी क्वेश्चन में नहीं आई, अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि यहाँ पर जो इक्वल की वैल्यू है ये नेगेटिव फॉर्म में है, तो आपको इसे पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव फॉर्म में मैं यहीं पर कर रही हूँ। नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास w1 प्लस w2 इज ग्रेटर देन इक्वल 3। आगे समझ में, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ये 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। उसका रीजन यहाँ की वैल्यू XB में लिखी जाती है और XB में ही हमारा सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर हमारे पास इस इक्वेशन को हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो इक्वेशन चेंज क्या हुई, w1 प्लस w2, इन दोनों का जो एडिशन है वो 3 से ग्रेटर आ रहा है, हमें 3 के इक्वल लेकर आना है। अब 3 से ग्रेटर इक्वल लेकर आएंगे तो कुछ कम करना पड़ेगा, हमने w4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या है, -w1 प्लस w2, इन दोनों का एडिशन 0 से स्मॉल आ रहा है। 0 के इक्वल आने के लिए, 0 से कम है तो इक्वल आने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, तो w5 ऐड कर दिया। टोटल वेरिएबल कितने हुए, w1 से लेकर w5 तक, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। जो वेरिएबल यहाँ पर नहीं है उसे हम 0 से ऐड कर देंगे, 0w3, 0w4, 0w5, इसी तरह से 0w4, 0w5, 0w3 एंड 5, 0 3 के लिए, 0 4 के लिए। ओके, यहाँ से हम मैट्रिक्स बनाकर चेक करेंगे। तो मैट्रिक्स देखो हमारे पास फर्स्ट कॉलम 2 1 -1, यहाँ से 2 1 -1, सेकेंड कॉलम 1 1 1, थर्ड कॉलम 1 0 0, नेक्स्ट कॉलम 0 -1 0, नेक्स्ट कॉलम 0 0 1। ओके, आगे समझ में यहाँ तक। अब यहाँ पर हमारे पास 3 रो है तो 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स होनी चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1, 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। अब इनमें से चेक करेंगे कोई एक कॉलम ऐसा है जो नहीं है, 1 0 0 यहाँ पर है, 0 1 0 जो नहीं है उसे हम ऐड कर देंगे, 0 0 1। ओके, ये वेरिएबल क्या थे हमारे पास, w1 w2 w3 w4 w5, तो ये क्या हो गया हमारे पास w6। यूनिट मैट्रिक्स कंप्लीट होगी। इसको फिर से अगर हम लिखें तो अगेन मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 3w1 प्लस 2w2 प्लस 0w3 प्लस 0w4 प्लस 0w5। ओके, अब बाकी इक्वेशन कहाँ से लिखेंगे, इस मैट्रिक्स से, सच दैट फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से देखो 2w1 प्लस w2 फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस w3 प्लस 0w4 प्लस 0w5 प्लस 0w6, सेकेंड रो w1 प्लस w2 प्लस 0w3 माइनस w4 प्लस 0w5 प्लस w6, नेक्स्ट -w1
प्लस W2 प्लस 0 W3, 0 W4, W5 एंड 0 W6। फर्स्ट रो को फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में। नेक्स्ट ये सारी वैल्यू इक्वल किसके थी, ये 0, ये 3 एंड फर्स्ट वाली इक्वेशन 2। टोटल वेरिएबल कितने हैं, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 एंड सो ऑन 6। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके क्लियर। सिंपलेक्स टेबल मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा फास्ट लिख रही हूँ। अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लगे तो आप स्लो करके, स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से फिर से मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स हमें पता है यूनिट मैट्रिक्स बन रही है ना, तो हमारे पास यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बन गई। अगर यूनिट मैट्रिक्स बन जाए तो हम टेबल स्टार्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल, टेबल एज इट इज जैसे हम पहले बना चुके हैं, इतनी वीडियो में कर चुके हैं, काफ़ी वीडियो में, बी बी सी बी एक्स बी, लेकिन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी। टोटल वेरिएबल 6 तक है, तो W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6। यहाँ पर CJ यानी मैक्सिमम ऑफ जेड की वैल्यू। एक स्टेप रह गया हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमने फिर से इक्वेशन लिखी। अब फिर से इक्वेशन लिखने पर हमारे पास देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2W1 से W5 तक का एडिशन 2 है। 2W1 से W5 तक का एडिशन 2, हमने 0 को ऐड कर दिया, कोई चीज़ नहीं। सेकेंड इक्वेशन W1 से 0 W5, W1 से 0 W5 तक का एडिशन 3 है, लेकिन हमने इसमें W6 को ऐड किया तो भी सॉल्यूशन 3 आ रहा है। तो W6 को ऐड करने पे आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो W6 यहाँ पर क्या होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा, एंड W6 इज आर्टिफिशियल वेरिएबल। अगर ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो इसे मैक्सिमम ऑफ जेड में किससे ऐड करते हैं, -m से, -m W6। ओके, अब यहाँ पर क्या देगा, 6 तक CJ की वैल्यू यानी मैक्सिमम ऑफ जेड में हमारे पास क्या है, 3 2 0 0 0 -m। नेक्स्ट VB बेसिक वेरिएबल जिनसे मिलके यूनिट मैट्रिक्स बनती है, हमने यहाँ मैट्रिक्स बना ली। 1 0 0 आ रहा है W3 के लिए, 0 1 0 आ रहा है W6 के लिए, और 0 0 1 आ रहा है W5 के लिए। तो W3 W6 W5 सीक्वेंस हम यही रखेंगे, W3 W6 और W5। ओके, CB में इनकी कॉस्ट W3 की कॉस्ट 0, W6 की कॉस्ट -m और W5 की कॉस्ट 0। WB में इक्वल की वैल्यू, इक्वल में हमारे पास था 2 3 0। यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स हमारे पास आई है एज इट इज, यानी फर्स्ट कॉलम 2 1 -1 2 1 -1। यहाँ पर W3 है, इसे मैं लिख ले देती हूँ 1 0 0, W6 में 0 1 0 था और W5 में 0 0 1। ओके, सेकेंड कॉलम 1 1 1 और थर्ड 1 0 0 लिख चुके हैं। नेक्स्ट कॉलम 0 1 0 1 1 1 0 1 0 विद नेगेटिव साइन, यही थे ना हमारे पास। ओके, नेक्स्ट ZJ - CJ, ये कौन सी मैट्रिक्स लिखी है पता चला ना, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनी थी इस मैट्रिक्स को एज इट इज हमने यहाँ पर उतार लिया। नेक्स्ट ZJ - CJ, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। टेबल हम सीधा बनाएंगे, ये देखो ये आ जाएगा m की वैल्यू -m, ये 0 ये 0 और -3। नेक्स्ट 0 0 -m -2, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट ये +m। ZJ - CJ में माइनस में नेगेटिव वैल्यू चेक करेंगे, ये भी -m है, ये भी -m है, तो आप दोनों में से किसी को भी एंटर करवा सकते हो, दोनों से ही सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो देखो हम दोनों में से किसी को भी एंटर करवा सकते हैं, तो हमने एंटर करवा लिया W1 को। की एलिमेंट फाइंड करना है, तो की एलिमेंट के लिए हमारे पास WB की वैल्यू क्या है, 2 3 0 0, हमें की एलिमेंट में लेनी नहीं है तो इसे छोड़ दो। डिवाइड में क्या देगा हमारे पास, W1 एंटर किया तो उसके एलिमेंट 2 और 1, डिवाइड 2 डिवाइड 1। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, ये 1 आया है, ये 3 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी कौन सा रो, ये वाला रो, W3 वाला रो, तो W3 बाहर निकल जाएगा, W1 एंटर कर जाएगा, तो की एलिमेंट क्या हुआ हमारे पास 2। ओके, मैं लिखूंगी नहीं। नेक्स्ट डायरेक्ट सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल। नाउ सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल,
अब सेकंड सिंप्लेक्स टेबल में भी हमारे पास क्या देगा, वी बी, सी बी, डब्ल्यू बी, W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6। यहाँ पर CJ ये वैल्यू है हमारे पास 3, 2, 0, 0, 0 माइनस है। अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर निकले तो उसे हमें टेबल में शो नहीं करना नेक्स्ट में, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर नहीं निकल रहा, तो यहाँ पर हम W6 को एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर चेंज क्या होगा, W3 बाहर निकल रहा है, W1 एंटर कर रहा है, तो W3 की जगह W1 आ जाएगा। 6 और 5 में कोई चेंज नहीं होगा। W1 की कॉस्ट यहाँ से देखो 3, W6 की कॉस्ट -m और W5 की कॉस्ट 0। हमारे पास बेसिक वेरिएबल क्या है, W1, W6, W5। W1, W6 और W5 इनकी ZJ माइनस CJ में वैल्यू 0, 0, 0। नेक्स्ट क्या करना है, की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड करना है। तो की एलिमेंट की रो यानी फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखो 2/2, 2/2, 1/2, यहाँ पर 1/2, 0/2। इसके अलावा जो भी रो होगी उसे सॉल्व करेंगे। किस तरह से, 3 - 2/2, 3 - 1 2। नेक्स्ट ये सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट 1 - 1/2 यानी 2 - 1 1/2। नेक्स्ट 0 - 1/2। नेक्स्ट -1 - 0। ओके, नेक्स्ट 0 + 2/2 + 1। नेक्स्ट ये सॉल्व हो गया, 1 - ½ 1 - ½ ½। नेक्स्ट 0 माइनस, ये हमारे पास आएगा यहाँ पर 1 माइनस और माइनस प्लस ½ 1 + ½ 3/2। यहाँ पर -1 है ये। नेक्स्ट 0 + ½ + ½। नेक्स्ट 0 और 0 0। ओके, मैंने डार्क लिख दिया, आप कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। ZJ माइनस CJ, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, -12m। इसके अलावा 3/2 और 2, 2 - 3/2, 2 - 3/2, तो 4 - 3 1/2 यानी प्लस का 1/2। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का ½ माइनस माइनस प्लस ½ ये 0, ये 3/2 प्लस 3/2। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का m। अब माइनस में नेगेटिव वैल्यू, अब ZJ माइनस CJ में माइनस में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, एक ही है, तो ये एंटर कर जाएगा यानी W2 एंटर कर जाएगा। आउटगोइंग के लिए हमारे पास की एलिमेंट फाइंड करना है। की एलिमेंट के लिए WB की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे 1 2 1। डिवाइड किससे करेंगे, जो कॉलम एंटर कर रहा है उसके एलिमेंट ½ ½ एंड 3/2। यहाँ से सॉल्यूशन 2 आएगा, यहाँ से सॉल्यूशन 4 आएगा, यहाँ से सॉल्यूशन 2/3 आएगा। मिनिमम सॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, 2/3 से, ये बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स W5 बाहर निकल जाएगा, W2 एंटर कर जाएगा, तो की एलिमेंट क्या हुआ, 3/2। फिर से नई टेबल बनाएंगे क्योंकि अभी भी की एलिमेंट आ रहा है ना हमारे पास। तो अगेन थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में VB, CB, XB की जगह WB, W1, W2, अभी भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर नहीं निकला, 4 5 एंड 6। यहाँ पर CJ जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3 2 0 0 0 -m। नेक्स्ट बेसिक वेरिएबल क्या होंगे हमारे पास, W1, W6 और W5 बाहर निकल गया, W2 एंटर कर गया, तो W1, W6 और 5 की जगह क्या आ जाएगा, 2। W1 की कॉस्ट 3, W6 की कॉस्ट -m, W2 की कॉस्ट 2। बेसिक वेरिएबल W1 तो 1 0 0, W6 0 1 0 और W2 0 0 1, जिनकी ZJ माइनस CJ में वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट की एलिमेंट की रो को की एलिमेंट से डिवाइड करना है। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा हमारे पास 2/3 0 0, यह आ जाएगा 1/3। चेक करते जाना कैलकुलेशन, अगर कोई गलती हुई तो आप उसे करेक्ट करने की कोशिश करना या मुझे आप बता देना। नेक्स्ट 0 और यह आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या आएगा,
2 माइनस इन दोनों को डिवाइड करना है तो 1/3, 3 2 6 माइनस 1 5/3। इसी तरह से बाकी एलिमेंट। ओके, इसी तरह से हमने बाकी एलिमेंट लिख लिए। ZJ माइनस CJ में वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 0 ये आ जाएगा हमारे पास 2/3m, और ये पॉजिटिव में नेक्स्ट आएगा 3/3 यानी प्लस का 1, ये 0 ये प्लस m हो जाएगा, ये हमारे पास 1/3m और ये हमारे पास हो जाएगा +1। ओके, अब ZJ माइनस CJ सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर ZJ माइनस CJ सारे के सारे पॉजिटिव आ जाए तो टेबल कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है, बेसिक वेरिएबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर बेसिक वेरिएबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाए तो क्वेश्चन का कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। बेसिक वेरिएबल में हमारे पास W6 आ रहा है ना, तो इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा। Hence, since W6 is artificial variable, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है। W6 is artificial variable which is not outgoing vector, outgoing from basic variable, जो कि बेसिक वेरिएबल से बाहर नहीं निकला। अब अगर ये बेसिक वेरिएबल्स में से बाहर नहीं निकला तो हम क्या लिखेंगे, हैंस सॉल्यूशन ड्यूअल प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, आगे समझ में। अगर हमारे पास मैक्सिमम ऑफ जेड, अगर हमारे पास ZJ माइनस CJ तो सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन बेसिक वेरिएबल में से आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर नहीं निकला या बेसिक वेरिएबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो उस क्वेश्चन का कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा। तो यहाँ पर ड्यूअल प्रॉब्लम का कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन ड्यूअल प्रॉब्लम का आएगा वही सॉल्यूशन हमारे पास प्राइम प्रॉब्लम का होगा। तो अगर इस ड्यूअल प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो गिवन LPP का भी कोई फिजिबल सॉल्यूशन विद्यमान नहीं होगा। ओके, आगे समझ में। अगर आपका ड्यूअलिटी का चैप्टर कंप्लीट होता है, अगर आपको ड्यूअलिटी के चैप्टर में सिंप्लेक्स टेबल में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के साथ।